हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक और वीडियो मेरी यूपीएससी जर्नी और स्ट्रैटेजी के बारे में। और आज का डिस्कशन ऑफ टॉपिक रहेगा एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल। फर्स्ट आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ Fazan Ahmad. I belong to the small town of Kota, Rajasthan, and I have secured AIR 58 in UPSC CSE 2020 exam. This is my brief profile. I'm BTech Mechanical Engineering. I'm not from any IIT. I'm not from any NIT. In fact, I did appear for both the exams for the selection of these, admission of these. लेकिन किसी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी है जो हमारी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2014 से 18 तक वहाँ से बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी। तो मैं ये इसलिए एम्फेसाइज़ किया क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि IIT, NIT, CA, MBBS डॉक्टर होके ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं, तो बिल्कुल भी आपको ऐसी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। मैं आपके सामने लिविंग एग्जांपल हूँ। मैं कोई NIT में नहीं गया, कोई IIT में नहीं गया। यूपीएससी आई थिंक एक इतना अच्छा एग्ज़ाम है जो आपकी सारे पुराने पापों को, सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। अगर आप IIM में जाने के लिए कैट का एग्ज़ाम देंगे MBA के लिए, तो वो आपकी 10वीं 12वीं के नंबर को भी, ग्रेजुएशन के नंबरों को कंसिडर करेंगे। यूपीएससी ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता। यहाँ पे सब की स्टार्टिंग लाइन रेस की बराबर है। मेरी हॉबीज़ हैं फुटबॉल और वॉचिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज़। फुटबॉल खेलना मुझे काफ़ी पसंद है। मेरा फेवरेट क्लब रियल मैड्रिड है। पिछली बार मैंने बताया था आपको कि मेरा फेवरेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। सो बार्सिलोना फैंस, आई एम सॉरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ मुझे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखना काफ़ी पसंद है और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओवरव्यू, सबसे पहले ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल। मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया, तो कैसे चूज़ किया, आपको जो ऑप्शनल चूज़ करना है वो आप कैसे कर सकते हैं, पूरा देखेंगे। सेकंड, मिथ बस्टर्स। एंथ्रोपोलॉजी के अराउंड काफ़ी मिथ बस्टर्स ऐसे हो गए हैं कि काफ़ी बच्चे भेड़ चाल में चल के एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं। उनको लगता है शॉर्ट सिलेबस है या इस तरह की चीज़ें, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ देखेंगे मेरी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज, मैंने क्या क्या चीज़ें रेफर करी। टाइमलाइन देखेंगे प्रिपरेशन का, कब आपको तैयारी, कौन से टॉपिक की स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। देन वी विल सी आंसर राइटिंग, हाउ टू गो विद आंसर राइटिंग फॉर ऑप्शनल, बिकॉज एज दे से आंसर राइटिंग द किंग मेकर इन यूपीएससी। अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप अपनी चीज़ों को, अपने वर्ड्स को बेहतर तरीके से पेश कर पा रहे हो, आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, लिख के ले लीजिए। साथ ही साथ उसके बाद देखेंगे कि आंसर राइटिंग में क्या लिखना चाहिए, कहाँ से रेफर करना चाहिए। और फिर टेस्ट सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। चाहे मेंस हो, चाहे एथिक्स हो, ऑप्शनल हो, जीएस हो, कुछ भी हो, मेंस में टेस्ट सीरीज़, इवन फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट यहाँ हम एंथ्रो ऑप्शनल के बारे में ही, टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। लास्ट में अपन देखेंगे कि फाइनल रिवीजन, जो एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले या एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए, क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट 270 प्लस इसमें ला सको। अगर आपके 270 मार्क्स आराम से ऑप्शनल में आ जाते हैं, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल। ऑप्शनल चूज़ करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जाते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। हम उसमें देखेंगे सबसे पहले तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है। देखिए, यूपीएससी की सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो अपनी इंजीनियरिंग में, अपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, यूपीएससी ये नहीं डिमांड करता कि आप वही लीजिए। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो मैंने चूज़ किया, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी कि वो आपके साथ, मैंने बोला ना, लेवल लाइन, स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम है। तो यूपीएससी कोई भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, जैसे मोस्ट प्रोबेबली, जैसे अगर आप बीटेक हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बीए हैं, क्या क्या हो सकता है भाई, बीए इन ह्यूमैनिटीज़, LLB यानी लॉयर, MBA यानी मैनेजमेंट वाला, या बीकॉम, बीटेक हो आप, MBBS हो आप, ऑलमोस्ट हर फील्ड के लिए आपको ऑप्शनल अवेलेबल है। बीटेक में आपके कुछ ऑप्शनल को छोड़ के सब अवेलेबल है, जैसे सिविल, मैकेनिकल। बीए में आपके हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब अवेलेबल है। LLB में आपका लॉ ऑप्शनल अवेलेबल है। MBA में अकाउंटिंग और बीकॉम के जो स्टैटिस्टिक्स टाइप शायद ऑप्शनल है, वो भी अवेलेबल है। एग्रीकल्चर ऑप्शन अवेलेबल है। लिटरेचर भी अवेलेबल है, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, कन्नड़ा लिटरेचर तक आपके पास है। और MBBS हैं आप, तो आपके पास मेडिकल ऑप्शनल वो भी अवेलेबल है। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आप ऑप्शनल
एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे तब सेलेक्ट करिए अगर आपको लगता है कि आपने इंजीनियरिंग करी है तो यू हैव बीन द बेस्ट इन दैट। फॉर एग्जांपल मेरे एक सीनियर थे, वो आईआईटी मद्रास से थे, उनका ही वाज वन ऑफ द टॉपर्स इन दैट, उनका आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही था, तो उन्होंने वो लिया क्योंकि ही वाज कंफर्टेबल, ही कुड इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ गेट एंड ईएससी। अगर मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा भी मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल आई वाज नेवर दैट फिर फॉर मैकेनिकल। मे बी I did not choose mechanical, but mechanical chose me. So when I got the time to get rid of that, to study some new subject, to explore my horizons to my interest, मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल बैकग्राउंड आप अपना चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है सेग्रीगेटिंग। तो आपको सेग्रीगेट कैसे करना है ऑप्शनल, देखिए ऑप्शनल कैन बी टेक्निकल, ऑप्शनल कैन बी ह्यूमैनिटीज़, ऑप्शनल कैन बी लिटरेचर। एंड आपको पता है अगर आप डॉक्टर नहीं हो फिर भी आप एमबीबीएस का मेडिकल ऑप्शनल ले सकते हो। सी दैट्स द ब्यूटी। तो इस तरह के हैं, तो आप जब ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें तो पहले इसको कैटेगराइज कर लें, टेक्निकल में ये हैं, ह्यूमैनिटीज़ में ये हैं, और लिटरेचर में ये हैं, इस तरह से दीज आर द ऑप्शनल। सो फिर देन यू हैव टू डिसाइड कि टेक्निकल लेना चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ या लिटरेचर। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग। कूद मत पड़िए कुछ भी, किसी ने सीनियर ने बोला, किसी इंटरनेट में टॉपर ने बोल दिया यार ये मेरे को अच्छा लगा ऑप्शनल, तुम भी ले लो, मैं गाइड कर दूंगा। ट्रस्ट में एक बार सेलेक्ट हो जाता है तो कोई गाइड नहीं कर पाता है, बिकॉज दे देमसेल्फ बिकम सो बिजी। आई एम सो सॉरी, आई विल टेक दिस आउट। यस, हाँ, तो आप उस हिसाब से लें। तीसरा टॉपिक है ट्रेंड्स एंड इंटरेस्ट। देखिए मेरे को याद आता है एक ज़माना था जब ट्रेंड्स मतलब यूपीएससी कितने मार्क्स दे रहा है पर्टिकुलर ऑप्शनल को इन मेंस। एक ज़माना था जब सब पबैड लेते थे बिकॉज उसको बहुत मार्क्स मिलते थे। उसके बाद ज्योग्राफी का ज़माना आया तो सब ज्योग्राफी लेने लगे, इवन दो विदाउट सीइंग इफ़ दे आर इंटरेस्टेड और नॉट इन दैट टॉपिक और इन दैट सब्जेक्ट। क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, जनरल नहीं। यू शुड नो द कॉन्सेप्ट्स, हु गेव दैट कॉन्सेप्ट, इन विच बुक, इन विच एरिया और ऑन विच टाइप ऑफ सोसाइटी ही डिड दैट काइंड ऑफ रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें आपको एंथ्रोपोलॉजी में पढ़नी पड़ती हैं। सोशियोलॉजी हो जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको बीटेक के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। दिस इज़ द थिंग। साथ ही एक और मेरे को आया साइंस बेस्ड सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। दूसरी चीज़ होती है इंटरेस्ट। आई थिंक इंटरेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, बेसिक इंटरेस्ट अगर आपको आ रहा है उस सब्जेक्ट के, आपने थोड़ा बहुत रिसर्च करा, किसी टॉपर के बारे में देखा, तो यू कैन पिक गो फॉर दैट। लेकिन इंटरेस्ट ऐसा भी नहीं आ जाना चाहिए कि आप दिन रात सिर्फ ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। सी ऑप्शनल गिव्स यू गुड कैडर एंड रैंक, नो इशू, बट बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो जीएस रह जाएगा, इंटरव्यू रह जाएगा, एथिक्स रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा, तो बबुआ ये तो ना हो पाएगा। तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरा ऑप्शनल में इंटरेस्ट था एंथ्रोपोलॉजी में। व्हेन आई रेड अबाउट इट, मैंने जब देखा सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, किस तरह का पेपर आता है, क्या पढ़ना पड़ता है, आई वाज वेरी फैसिनेटेड कि जैसे आपको वहाँ पढ़नी पड़ती है ह्यूमन सोसाइटी, वाई देयर आर डिफरेंसेस इन ह्यूमन सोसाइटी, लैंग्वेजेस, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इससे मुझे एक इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। अगर आपको भी ऐसा होता है तो रिसर्च मोर अबाउट दैट एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन, नो इशूज। सिलेबस एनालिसिस, ओके, सिलेबस एनालिसिस। Now, some optionals have a very large syllabus, some optionals have very short syllabus. Large, short. For example, some people say that anthropology has a very short syllabus, but mind me, इतना short syllabus नहीं है, काफ़ी बड़ा है उसमें भी। Similarly, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, लिटरेचर हो गया, एक काफ़ी लंबे लंबे सिलेबस होते हैं। तो आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के टॉपिक्स देखिए, ठीक है, आप टॉपिक्स देखिए कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ योर ऑप्शनल। फॉर एग्जांपल मैंने एंथ्रोपोलॉजी के लिए जब देखा कि एक मिनट, ओके सॉरी, सो फॉर एग्जांपल मैंने जब एंथ्रोपोलॉजी के लिए देखा तो उसमें ऐसी चीज़ें थी, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, विच इंटरेस्टेड मी अलॉट। हालांकि कुछ पार्ट ऐसा भी था फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जिसमें जेनेटिक्स वगैरह, बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, मज़ा नहीं आया, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने इस चीज़ को चुना, एंथ्रोपोलॉजी को चुना और आगे बढ़ा। मैं बाद में बताऊंगा मेरे एंथ्रोपोलॉजी में कितने मार्क्स है, बाकी की चीज़ें वो भी हैं। सिलेबस एनालिसिस होने के बाद यू नीड टू गो फॉर पीवाईक्यू। सी बहुत सारे ऑप्शनल ऐसे होते हैं आपके पीवाईक्यू देख के आपको लगता है कि यार ये तो मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैंने एक पीवाईक्यू देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर,
मेंस का एंथ्रोपोलॉजी का, उसमें था what are the causes for regionalism and communalism in India. I thought I can write this. थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा, बट ऐसा तो नहीं है कि मैं भाई कुछ अलग ही नई चीज़ पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल अलग। थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती, बट मैंने देखा यार PYQ अच्छे थे, ठीक ठाक थे, तो एनालिसिस दोस्त PYQs की। फिर उसमें मैंने ये भी देखा कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ऐसे थे उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे पेपर में। फॉर एग्जांपल आपका होमोसेपियंस वाला जो पार्ट है, होमिनिड फॉर्म्स, निएंडरथल, होमोसेपियंस, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 में आप देखेंगे ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, उसमें लैंड एलिनेशन, इश्यूज विद ट्राइबल्स, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप काफ़ी अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो दिस इज़ वाई आई थॉट कि मैं भी ये टॉपिक चूज़ करके, ये ऑप्शनल चूज़ करके आई कैन क्लियर दिस एग्जाम। सो इंटरेस्ट आया मेरे को ये सब चीज़ें करके। सी, इंटरेस्ट नहीं भूलना है आपको, इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। फिर स्टडी मटीरियल, सी देयर इज़ वन ऑप्शनल, देयर आर मेनी ऑप्शनल्स, फॉर एग्जाम्पल जियोलॉजी, ठीक है, not much study material is available for this, very obscure optional. Similarly, when we talk about many of the literature subjects like Mathili, even though now you might be having so much of interest in studying Mathili, it might be close to your heart, but logical reasoning, CSAT में पढ़ते हैं ना, भावनाओं में नहीं बह जाना है, don't let your mind control you, you control your mind. सो अकॉर्डिंगली भावनाओं में नहीं बहना है, एंड उस हिसाब से अपना स्टडी मटेरियल, ये सब चीज़ें देख के अपना ऑप्शनल चूज़ करना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मिथ बस्टर्स, व्हाट आर द मिथ बस्टर्स? वैसे मिथ होता क्या है, बता सकता है कोई? मिथ होता है एक तरह के झूठ जो चल रहे हैं, झूठ, मिथ्या, जो लोग समझते हैं कि सच है लेकिन वो सच नहीं होते हैं, दे आर मिथ्स। पता है मिथ्स भी अपन पढ़ते हैं, आई थिंक पेपर 1 का टॉपिक है लैंग्वेज, उसमें अपन मिथ्स पढ़ते हैं। रिलीजन में अपन मिथ्स पढ़ते हैं, कैसे मिथ्स को यूज़ कर करके अलग अलग रिलीजन्स को फैलाया जाता है, उनको सच साबित किया जाता है। हर रिलीजन में होता है, नो इश्यूज़, तो वो हम पढ़ते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। एनीवे, तो हम यहाँ पे कुछ मिथ बस्टर्स बस्ट करेंगे फॉर एंथ्रोपोलॉजी specifically, since we are talking about anthropology. Yes my friends, पहला myth, short syllabus. I think there are some people जिन्होंने इस तरह की एक फैला दी है मार्केट में, बहुत शॉर्ट सिलेबस होता है, 1 महीने में कवर हो जाता है, 2 महीने में कवर हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती हैं, 4 किताबें पेपर 1, 4 किताबें पेपर 2, और आपके आगे 280-90 तो ये नहीं होता है। इट हैज़ कॉम्प्रीहेंसिव गुड सिलेबस, 1 महीने में 2 महीने में ख़त्म नहीं होगा। आज के टाइम में जिस तरह का पेपर आ रहा है एंथ्रोपोलॉजी का, अगर आपने देखा होगा इस साल का पेपर 1, इट इज़ डिमांडिंग डीप थॉरो नॉलेज ऑफ दोज थिंग्स विच आर देयर आस्किंग। फॉर एग्जाम्पल natufian कल्चर, रॉबर्ट ब्रूस फुट, सपीर-वॉर्फ हाइपोथेसिस, K.S. सिंह, ये सब चीज़ें आपको यूजुअली गाइड बुक्स वगैरह इनमें नहीं मिलेंगी, आपको स्टैंडर्ड बुक्स को ही रेफर करके इन चीज़ों को करना पड़ेगा। तो शॉर्ट सिलेबस, ठीक ठाक सिलेबस है, बहुत शॉर्ट नहीं है। उसके बाद है स्टैटिक, बिल्कुल गलत बात। स्टैटिक सिलेबस है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको जान डालनी होगी करंट अफेयर से। डायनेमिक पोर्शन, लुक हाउ यू कैन डू आर्कियोलॉजिकल, व्हेन देयर इज एनी डिस्कवरी अबाउट होमो सेपियंस, निएंडरथल्स, आपका जो स्टैटिक नोट्स है ना, उसमें आपको लिखना है। अगर लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वाई? दे विल थिंक दैट बंदा इंटरेस्ट के साथ एंथ्रो पढ़ता है, अखबार में पढ़ता है यार, इसको बिल्कुल इंटरेस्ट है, जब इसने पढ़ के ये लिख भी दिया। दूसरा, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आप क्या देखेंगे? जेनेटिक्स, दिस काइंड ऑफ सो मेनी थिंग्स, हाउ होमो सेपियंस इवॉल्व फ्रॉम monkeys, apes, आर नॉन प्राइमेट एंसेस्टर्स। तो इसमें कुछ नई नई, जैसे जेनेटिक्स में फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा था, तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ा, कौन कौन से म्यूटेशन आ रहे हैं, कौन से वेरिएशंस आते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन द सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, हाउ कैन यू टैकल और हाउ द वायरस कीप्स ऑन इवॉल्विंग, म्यूटेटिंग, सो यू नीड टू नो अबाउट द डायनेमिक पार्ट ऑल्सो। सिमिलरली फॉर पेपर 2, केस स्टडीज़, अगर आपकी केस स्टडीज़ बिल्कुल लेटेस्ट होंगी इन ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, यू विल गेट गुड मार्क्स। सिमिलरली फॉर इंडियन सोसाइटी ऑल्सो, गृहस्थ आश्रम हो गया या फिर पुरुषार्था हो गया, इन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं, पढ़ते हैं और अपने आंसर में लिखते हैं, इट विल गेट यू वेरी गुड मार्क्स। तो ये मैं बताना था कि भाई स्टैटिक नहीं है बिल्कुल, थोड़ा मतलब ऐसा कह सकते हैं अपन,
70-30, 70 स्टैटिक 30 डायनेमिक, यानी करंट अफेयर्स। टाइम कंजम्पशन, कितना टाइम लेता है भाई? जैसे मैंने बोला 1-2 महीने में ख़त्म होने वाली चिड़िया नहीं है ये, पकने में टाइम लगता है। सो एटलीस्ट अगर आप इस ऑप्शनल को ले रहे हैं, आपकी बिल्कुल ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं, आप बीटेक वाले हैं, तो यू विल नीड एटलीस्ट 3 to 4 months ऑफ थॉरो स्टडी। 3 to 4 months ऑफ थॉरो स्टडी का मेरा मतलब है डेली आपको कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा ऑप्शनल, तब जाके आप 3 महीने में कर सकते हो। और सिर्फ आपको सिलेबस ख़त्म नहीं करना होता, आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, आपको टेस्ट सीरीज लिखनी होती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग दिस, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय एंथ्रोपोलॉजी। चौथा है नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। भैया इन्होंने तो बहुत लोगों की इस बार एंथ्रो में नैया डुबा दी। जैसे लोग नहीं पढ़ के गए भाई लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक में क्या आ गया? सापीर-वुर्फ हाइपोथेसिस। जबकि ठीक है, इस टॉपिक से चैप्टर 8 है आई थिंक पेपर 1 में, कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आते तो हैं। एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज दिस, एक सरसरी निगाह से आपको देखा होना चाहिए। अगर इसको ये पता होता भाई सापीर-वुर्फ हाइपोथेसिस एटलीस्ट लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस कल्चर, कल्चर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज, समथिंग लाइक दैट। फॉरगिव मी अगर मुझे याद अभी थोड़ा गलती आई, तो ये उसका गलत नहीं होता। तो आज के टाइम में एंथ्रोपोलॉजी में कोई नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। पहले क्या होता था ना, एक ज़माने में शुरू में आज से कम से कम 3-4 साल पहले, देखो ऑप्शनल में पेपर कैसा आता है ना, सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है, तो 5-5 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में, और आई थिंक आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं टोटल मिला के, और हर सेक्शन में से एक करना होता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया, उसके 3 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आया, उस क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता है, 5 सब पार्ट होते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 2 3 क्वेश्चन होते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तीनों करने पड़ेंगे। तो पहले क्या होता था ना, तीनों क्वेश्चन आर्कियोलॉजिकल से पूछ लिए, या तीनों क्वेश्चन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से पूछ लिए, या तीनों क्वेश्चन सोशो कल्चरल से पूछ लिए। तो लोग क्या करते थे, ऑल टुगेदर फिजिकल, लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजिकल छोड़ जाते थे, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सोशो कल्चरल पढ़ूंगा, इंटरेस्टिंग है। आज के टाइम में यूपीएससी ने मिक्स कर दिया है। अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 2 3, सो यू आर हैविंग व्हाट आर यू हैविंग, एक क्वेश्चन आएगा आर्कियोलॉजिकल का, एक क्वेश्चन आएगा सोशो कल्चरल का, एक क्वेश्चन आएगा एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का। अब लगा लो तिकड़म भैया, यूपीएससी ने भी बोल दिया ना भाई ऐसा ना हो पाएगा, करना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा, जब भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये था मिथबस्टर्स। अगली स्लाइड्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस एंथ्रोपोलॉजी सेशन। सो बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज, सी मेरा प्राइमरी बुक लिस्ट मैंने जिससे देखा कि भाई आई एम सो सॉरी, यस I refer to these 2 people strategy. Anudeep sir, he is an IAS officer rank 1, and Sachin Gupta sir. You can search for their anthropology optional strategy, बहुत अच्छा उन्होंने दिया है। होपफुली थोड़े दिन में मैं भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बुक लिस्ट वगैरह डिटेल्ड ब्लॉग्स बना के श्योरली उसको अपलोड करूँगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग आपको स्टार्ट करना है तो आप अनुदीप सर हैं, सचिन गुप्ता सर हैं, इनको आप रेफ़र कर सकते हैं। इनकी क्या बुक लिस्ट थी, मोस्टली मैंने ही वही रेफ़र किया है, लेकिन ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ टाइम, वक्त कम है, सारी किताबें मैं नहीं लिख सकता, मोटी मोटी जो रिसोर्सेज थे मेरे वो मैं लिख रहा हूँ। पेपर वन इज़ मोर अबाउट कंसेप्चुअल और वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी, पेपर 2 क्या है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड अप्लाइड पार्ट। भाई आपने जो थ्योरीज पढ़ी, जो सब भी चीज़ें पढ़ी हैं, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो पेपर 2 में, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों पेपर्स में, समझिए। अब देखते हैं कि पहला क्या था। देखो पेपर 1 में काफ़ी सारे ब्रॉडली अगर 4 उसमें डिवाइड करे जाएँ, जैसे फ्रेंड्स बोस ने 4 में डिवाइड किया था, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। कुछ लोग सोशो कल्चरल को सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं, तो वो सब इसमें रहता है, ओके, इट्स एवरीथिंग इन दिस। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर 1 चैप्टर 6, पेपर 1 चैप्टर 6, you should start studying this first. I'll tell in detail about the timeline of study. For this you can refer, see this is the most important part. One of my seniors for anthropology, he used to say कि भाई अगर थ्योरी समझ में आ गई ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब बिल्कुल मक्खन की तरह सब निकलेगा, हर चीज़ आप इजीली कर सकते हो। तो थ्योरीज के लिए एक ये बुक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक, आपको बहुत ईजिली ये हो जाएगा। उसके साथ एक एलबामा यूनिवर्सिटी है यूएस की, उनकी वेबसाइट पे भी आपको एंथ्रोपोलॉजी थ्योरीज मिल जाएंगी, काफ़ी डिटेल में उन्होंने समझा रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेन ट्री का मटेरियल है,
वो भी आप रेफर कर सकते हैं फॉर थ्योरीज, आई थिंक थोड़ा अच्छा है वो भी। हाँ, बेंट्री बुकलेट, ओके। तो ये सब हो गया। जब आप थ्योरीज पढ़ लोगे ना तो आपको बाकी के भाई थ्योरीज आपको ये बताते हैं कि रिलीजन क्यों इवॉल्व हुए, अलग अलग रिलीजन क्यों है अपने पास, लैंग्वेजेस अलग अलग क्यों हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर ट्राई टू बी एक्सप्लेन बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूजिंग एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। ठीक है, ठीक है। तो भाई फिर उसके बाद अपना आता है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट, जिसमें आप सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइब्स। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ ट्राइब्स, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो आई थिंक हर्स्कोविट्स ने शायद बोला था एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन थ्रू स्पेस एंड टाइम। स्पेस यानी अलग अलग जगह के, टाइम यानी अलग अलग पीरियड के, अर्ली मैन, आज का आदमी, मॉडर्न ह्यूमन, सेपियंस, लाइक दैट। तो आप ये जो थ्योरीज पढ़ी उसमें से इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो इस बुक से आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा वैल्यू एडिशन के लिए इग्नू एंड ईपीजी पाठशाला, दिस ऑल्सो शुड बी रिफर्ड। बहुत अच्छी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, दिस विल गिव दैट एनहांसमेंट। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मेक अ ग्रुप ऑफ 2 and 3 पीपल, डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क एंड ईजिली यू कैन कॉन्कर इट। उसके बाद अपन आते हैं पीनाथ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वेरी गुड बुक। कोचिंग मटेरियल है तो कोचिंग मटेरियल भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने बेसिकली ये किताब पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 में बेसिकली 2 पार्ट है, इंडियन सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी। सेक्शन ए इंडियन सोसाइटी है और सेक्शन बी ट्राइबल सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी पढ़ने के लिए नदीम हसनैन की काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन आपको उसमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, बुक काफ़ी पुरानी है, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा अपडेट्स हो नहीं रहे हैं बुक्स में। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको थोड़े करंट अफेयर देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जजमानी सिस्टम का आज क्या स्टेटस है, कास्ट सिस्टम का क्या स्टेटस है, पुरुषार्था का क्या स्टेटस है, दैट विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स। ठीक है, इंडियन सोसाइटी। उसी के साथ एक और उन्हीं की बुक है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसनैन, ये पढ़ सकते हैं आप। एक एलपी विद्यार्थी की बुक भी आती है बट वो बहुत पुरानी हो चुकी है, अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन ये भी ज़्यादा पुरानी है, बहुत पुरानी तो नहीं है। तो दोनों में आपको डेटा वगैरह जो दे रखा होगा, सबसे पहले तो लेटेस्ट एडिशन किताबों का खरीदिएगा और जो डेटा है उसको अपडेट करिएगा, कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, कितनी लिटरेसी है, सब पुराना दे रखा होगा, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट वो मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, मीठा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 2014 में सरकार ने कमेटी बनाई थी, जाजा कमेटी, उसने एक रिपोर्ट निकाली ऑन द ट्राइबल सिचुएशन। बहुत ख़राब सिचुएशन है, बहुत डिसमल सिचुएशन है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, पावर्टी हो, हंगर हो, डिजीज़ हो, हेल्थ हो। तो ये कमेटी की रिपोर्ट अभी तो थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन इट इज़ स्टिल अ बाइबल। मैंने इसको पढ़ा था, अगर आपके पास टाइम हो तो पूरी ओरिजिनल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, वरना इसकी समरी आती है, समरी भी आप पढ़ सकते हैं, डेट विल हेल्प यू अलॉट। सिमिलरली उसके बाद अपन आते हैं, इसमें से आपको क्या करना है, लिंक करना है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के लिए। अगर ट्राइबल का फॉर एग्जांपल आई थिंक 6.1 टॉपिक है लैंड एलिनेशन, तो आपको इसमें से पढ़ना है कि भाई कमेटी ने बताया कितना लैंड एलिनेशन हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, कौन से ट्राइबल्स में सबसे ज़्यादा हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू विल फाइंड इट एंड यू विल ऑल्सो डेवलप अ सिंपैथी एंड एन एम्पैथी फॉर द पीपल हु आर गेटिंग neglected इन द रेस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर केस स्टडीज़, कुछ भी क्वेश्चन आता है केस स्टडीज़ आपको लिखनी होती है, स्पेशली पेपर 2 में। पेपर 2 में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे लैंड एलिनेशन हो रहा है, बॉन्डेड लेबर कहाँ बढ़ रहा है, तो अगर आप रीसेंट रेफरेंस दोगे ना इंटरनेट से गूगल कर करके, यार नई न्यूज़ आई है या फिर विच हंटिंग के बारे में कोई न्यूज़ आई, इवन इन पेपर 2, तो दीज आर काइंड ऑफ केस स्टडीज जो आपको रेफर करनी पड़ेंगी टू प्रूव योर पॉइंट। सी, दिस इज द थिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट बिटवीन जीएस पेपर्स एंड बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी और ऑप्शनल पेपर। You need to go very deep in optional paper, okay? And in GS general optional में आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया सेक्युलरिज्म, तो आपको पढ़ना है कि उसने किस बंदे ने इसके बारे में स्टडी करी, कहाँ करी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। जीएस में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सो दैट मेक्स ऑप्शनल डिफरेंट फ्रॉम दैट। इसकी वजह से जब इतना आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ना, तो यू विल हैव टू फाइंड कि यू विल हैव टू स्टडी दीज थिंग्स, केस स्टडीज फ्रॉम इंटरनेट एक्सेट्रा, एंड धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे ना तो इंटरेस्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, इमेजिन करिए इकोनॉमिक्स का पेपर 1 का इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक चैप्टर 3 और 4, उसमें क्या होता है ना, एक क्वाक्यूटल करके ट्राइब है, वो क्या करते हैं ना, दे गो फॉर अ रिचुअल कॉल्ड पोटलैच। ओके, पोटलैच, उसमें क्या होता है ना, अपनी पावर शो करने के लिए, अपना प्रेस्टीज शो करने के लिए इतना सारे लोगों को दावत देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं, सबको जला देते हैं। नाउ इमेजिन कौन समझदार इंसान ऐसी चीज़ करेगा। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, दे नीड टू स्टडी, दे स्टडी व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऐसी हरकत वो क्यों कर रहे हैं भाई, इतना नुकसान खुद का क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो अपन पढ़ते हैं, एंड यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम ऑफ दीज रेफरेंस मटेरियल,
You can refer for this Anthropology Simplified by Vivek Bhasme. Don't completely rely on it. You can refer to it for answer structure, and you can also refer it for diagrams that you need to make in archaeological or physical anthropology. Similarly, when you have time, if you have started, do read this book. Very interesting book and very interesting book. पता है इसमें से क्वेश्चन आया था इस बार, आई थिंक वो नतूफियन कल्चर वाला क्वेश्चन था, एम्बर एंड एम्बर में दे रखा था, सपीर-वॉर्फ हाइपोथेसिस एम्बर एंड एम्बर में दे रखा था। अब मैं ये नहीं कह रहा आप पूरी बुक पढ़िए, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, उसमें से स्पेसिफिक टॉपिक्स है ना वो आप पढ़िए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। उसके बाद आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉपर्स की आंसर कॉपीज़। मैंने सचिन गुप्ता सर हैं, लक्ष्मी एंड मैम हैं, और भी काफ़ी सारे लोग थे, अशीमा मित्तल मैम हैं, उनकी आंसर कॉपीज़ को मैंने रेफ़र किया था, उसको देखा था कि किस तरह की आपको स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए, डायग्राम्स बनाने नहीं बनाने, इतना सारा कंटेंट है जो आपको पता है, जो आपको आता है, उसको 2 पेज में कैसे कन्फाइन करेंगे। सो इन दीज थिंग्स टॉपर्स आंसर कॉपी हेल्प यू अ लॉट। तो जब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, प्लीज़ 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 पहले इसको रेफ़र करें। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो या टॉपर स्ट्रैटेजी फ्री लाइव क्लासेस। सो अभी तक जो मैंने आपसे एंथ्रोपोलॉजी की बात करी उसमें ज़्यादा मैंने नोट्स वगैरह शेयर नहीं कर पाया क्योंकि बहुत कम टाइम है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्पेशल क्लासेस करके आई विल मेक सम मोर क्लासेस, उसमें और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, नोट्स शेयर करूँगा, स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा और आंसर राइटिंग की कॉपीज़ भी अपलोड करूँगा। तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा, यू कैन रिफ़र टू दैट एंड यू कैन यूज़ कोड फैज़ान। आप फैज़ान का कोड डालिएगा, कम्प्लीटली फ्री आप एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, सिमिलरली बहुत सारे GS एडुकेटर्स हैं ऑलरेडी अनअकैडमी पे डूइंग वेरी गुड टीचिंग जॉब। मृणाल पटेल फॉर इकोनॉमिक्स, प्रतीक नायक सर, सुदर्शन गुर्जर फॉर जोग्राफी, सर इज टीचिंग जोग्राफी ऑफ दैट। सो अगर आपको और ज़्यादा कंटेंट देखना है GS का या और भी किसी ऑप्शनल का, तो यू कैन रिफर टू दीज एडुकेटर्स, यू कैन फॉलो देम एंड क्लासेस, नोट्स, एवरीथिंग इज बीइंग डन एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट। मूविंग ऑन, टाइमलाइंस, ऑर्डर ऑफ स्टडी। देखिए सबसे पहले तो देखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टडी ऑफ टॉपिक्स। आपको पहले क्या टॉपिक्स करना चाहिए, बाद में क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कुछ करें ना करें, पेपर 1 चैप्टर 6, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये आपके कंट्रोल में आ गया तो आप पूरी चीज़ें पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको हटा के फिजिकल पढ़ सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप सोशो कल्चरल पढ़ने जाएंगे, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो आपको पहले ये कवर करना पड़ेगा। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने से भी पहले आपको ये कवर करना पड़ेगा पेपर 2 के लिए। तो दिस इज चैप्टर 6 एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, दिस यू कैन डू। आफ्टरवर्ड्स ये पढ़ने के बाद अब सोशो कल्चरल के चैप्टर हैं 2.1, 2.2, सोसाइटी, कल्चर, लिंग्विस्टिक, रिलीजन, मैरिज, किनशिप, फैमिली, दिस कैन बी डन। बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि भाई अलग अलग लोगों के पास अलग अलग फैमिली टाइप्स क्यों होते हैं, कोई लोग 2 शादी क्यों करते हैं, कोई लोग कज़न मैरिज क्यों करते हैं, कोई लोग अलग अलग जो लोग होते हैं सेम कास्ट में शादी क्यों नहीं करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, उसका आप रीज़न ढूंढ पाओगे जब आप ये कर लोगे। टाइम कंजम्पशन फॉर द टॉप, इस तरह से ये कर लेंगे आप। पेपर 2 में कोई इशू नहीं है ऑर्डर ऑफ स्टडी। पेपर 2 में आप पहले इंडियन सोसाइटी कंप्लीट करिए, उसके बाद आप इंडियन ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, इसको आप रेफर कर सकते हैं, ये आप ख़त्म कर सकते हैं। दैट्स इट। उसके बाद आएगा टाइम कंजम्पशन। देखिए टाइम कंजम्पशन फॉर कितना टाइम किस टॉपिक पे देना, यू हैव टू गो थ्रू PYQ। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 और 2 के, तो आप देखेंगे किस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली, किनशिप, रिलीजन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 में। सीक्रेट कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से आपको टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए पेपर 1 जो होता है आपका इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ज़्यादा नहीं, तीनों टॉपिक से मिला के एक क्वेश्चन, उस हिसाब से आपको टाइम देना है। लेकिन जिसमें ज़्यादा, लेकिन पढ़ना सभी है, देखिए पढ़ना सभी है, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी टॉपिक, लेकिन कितना इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर के हिसाब से उसको आपको टाइम अलॉट करना है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं नोट्स कैसे बनाएं। सी नोट्स, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो आप एक तो आपको कोचिंग वाले नोट्स देंगे, ठीक है, दीज आर नॉट ए फाइनल नोट्स, ठीक है। सेल्फ नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, कोचिंग वाले देखिए फ्लो में पढ़ाते हैं, सिलेबस के हिसाब से नोट्स नहीं लिखवाते हैं। तो आपको अल्टीमेटली तो पढ़ना तो सिलेबस के हिसाब से पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, कोचिंग वाले जो नोट्स बनाए उसके अलावा करंट अफेयर्स, स्टैंडर्ड बुक्स, इन सबको जो आप प्रीफर करके जो आपके इंटीग्रेटेड नोट्स आपको बनाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू डू। इफ़ यू आर मेकिंग सेल्फ नोट्स,
जैसे मैंने भी सेल्फ नोट्स बनाए थे, तो अगर आपकी जान पहचान में कोई सीनियर हैं जिनकी एंथ्रोपोलॉजी है तो प्लीज़ कीप ऑन कंसल्टिंग टाइम, कैसे करना है, क्या मैंने टॉपिक ठीक से कवर किया है, और टॉपिक भी इस तरह से आपको देखना है कि यार इंपॉर्टेंस लेवल जैसे मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, अलग अलग पेन्स आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, है ना। नोट्स बनाने के लिए आप प्रीवियस ईयर टॉपर के नोट्स पे रेफर कर सकते हो। मैं भी अपने नोट्स फ्यूचर क्लासेस में अपलोड करूँगा ऑन द स्पेशल क्लासेस, वहाँ पर आप फैज़ान कोड लगा के उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिपरेशन बिफोर एंड आफ्टर प्रीलिम्स। सी, कुछ लोग पूछते हैं कि यार ऑप्शनल प्रीलिम्स के बाद ख़त्म नहीं हो जाएगा क्या? कुछ लोग कहते हैं कि 2 ही तो महीने चाहिए। जी नहीं, ये गलती नहीं करिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग इवन बिफोर प्रीलिम्स, बट व्हेन प्रीलिम्स इज फ्रॉम सेल 3 महीने बच गए हैं, 2 महीने बच गए हैं, तो स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर दिस। आपने नोट्स बना लिए, कोशिश करिए आपके नोट्स हो जाएं, कोशिश करिए कि आपकी स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर आप आंसर राइटिंग भी करना चाहेंगे तो आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी आपको, तो उसके लिए नोट्स होना चाहिए। तो बिफोर आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके सिलेबस कंप्लीट कर सकें, ठीक है। मेरा पहले अटैम्प्ट में फेल्ड इसलिए हुआ था, मैं प्रीलिम्स में भी और अगर मैं मेंस भी लिखता तो मैं उसमें भी फेल होता, क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। प्रीलिम्स से बिफोर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद में आप सिर्फ आंसर राइटिंग करेंगे और टेस्ट सीरीज लिखेंगे, मार्क माई वर्ड्स। और आफ्टर प्रीलिम्स क्या करना है, जैसे मैंने बताया, टेस्ट ये बाद में लिखना है आपको, पहले स्टार्ट राइटिंग PYQ, ठीक है। फोकस मोर ऑन दिस। अगर आपने एक पर्टिकुलर PYQ के क्वेश्चन को एक बार लिख लिया, वापस लिखिए, इंप्रूवमेंट के साथ उसको लिखिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये आपका हो जाएगा, डेली आपको करनी है आंसर राइटिंग, स्पेशली आफ्टर प्रीलिम्स, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। 3-4 क्वेश्चन मिनिमम आपको लिखने हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चन को भी लिखना है जो आपको डर लगता है, जिससे वही आपकी सफलता की सीढ़ी रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़, किसी भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज़ लगवा सकते हैं जो अच्छी हो, जो फेमस हो, जो आपको सही लगे, आपके पीयर्स वगैरह से डिस्कस करके आप लगवा सकते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज़ में जो चेकिंग हो रही है उसको ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना है। देखिए टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है ना, हम जैसे बच्चे ही मोस्टली होते हैं, एस्पायरेंट्स या मोस्टली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही होते हैं जो उसको चेक करते हैं। लेकिन एक UPSC में जो चेक करता है आपकी कॉपी, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन अ यूनिवर्सिटी, तो अलग तरीके से चेक करेगा, कोचिंग वाले अलग तरीके से चेक करेंगे। तो कम मार्क्स आ रहे हैं तो निराश नहीं होना है, अच्छे से आपको पढ़ाई करती रहनी है, ठीक है। तो ये था भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ विल गो अबाउट आंसर राइटिंग इन टेस्ट सीरीज। व्हेन टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग, बताइए क्या लगता है आपको, क्या पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद या जितना थोड़ा सिलेबस हुआ? एज सून एज आपके 1-2 टॉपिक्स खत्म होते जा रहे हैं, स्टार्ट राइटिंग आंसर राइटिंग, ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। आपको आंसर राइटिंग करनी है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं उसी को आपको लिखना है। अगर ग्रुप है तो उनके साथ लिख लिए, या फिर आजकल ऑनलाइन टेलीग्राम पे भी लोग ग्रुप बना के आंसर राइटिंग करते हैं, तो दैट यू कैन डू। लेकिन व्हेन एज सून एज यू स्टार्ट फिनिशिंग पर्टिकुलर टॉपिक्स। रिलीजन हुआ, राइट आंसर्स ऑफ दैट। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हुआ, स्टार्ट राइटिंग। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज हुआ, स्टार्ट राइटिंग। नाउ हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट। व्हाट में तो मैंने बता ही दिया, PYQ लिखना है आपको, ठीक है। आने वाले वक्त में मैं अपने नोट्स और आंसर राइटिंग की कॉपीज भी शेयर करूंगा आपके साथ, सो डोंट वरी। हाउ टू राइट, सबसे पहले तो अपने साथ ईमानदार रहना है आपको। सी, टाइम मैटर्स। आपको पता है 10 मार्क का क्वेश्चन खत्म करने के लिए सिर्फ 6 मिनट मिलते हैं UPSC में, 6 से 7 मिनट। तो वेन एवर यू स्टार्ट राइटिंग, पुट अ टाइम क्लॉक, स्टॉप वॉच, नो इशूज़। मैंने जब अपना पहला आंसर लिखा था मुझे 20 मिनट लगे थे 10 मार्क का लिखने में, लेकिन देखिए अल्टीमेटली मेरे को काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। चलिए मैं बताता हूँ कितना मार्क्स आए मेरे को। 278 दोनों पेपर्स मिला के, समथिंग लाइक दैट, 278 और 275 समथिंग। तो इस तरह से आपको लिखना है, कंटेंट डेवलप करना है, कंटेंट बिल्ड करना है, अलग अलग जगह से रिसोर्सेज से, रेफरेंसेस से लेके आपको आगे बढ़ते जाना है। और बिल्कुल UPSC की वो शीट में बना के लिखिए, उसमें सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू राइट एंड व्हाट टू राइट। PYQ मैंने बता ही दिया। टेस्ट सीरीज प्लीज, इफ आई कैन से, इफ यू वांट यू कैन आल्सो एनरोल इट बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम। लेकिन मैंने प्रीलिम्स के बाद, आई थिंक मैंने प्रीलिम्स से पहले ही कर ली थी, लेकिन टेस्ट प्रीलिम्स के बाद ही लिखना चालू किया। ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बाद में करो या पहले। टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है ना, आपको जो बाउंसर वाले क्वेश्चन मिलते हैं ना, नतूफियन कल्चर, वो टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। तो आप भाई कुछ ना कुछ तो सीखोगे लिखना कि यार कैसे लिखो इसको। तो फॉर दैट टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट, कपल विद PYQ, आई थिंक दैट कैन बी डन। ओके, आगे चलते हैं। फाइनल रिविजन, लास्ट थिंग, फोकसिंग ऑन मेन टॉपिक्स। सी,
ये मेन टॉपिक्स कहाँ से आएंगे भाई? ये मेन टॉपिक्स आएंगे एनालाइजिंग सिलेबस एंड PYQ। आप देखेंगे भाई जिस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है ना? तो जिस सिलेबस में से ज़्यादा आ रहा है, जिस टॉपिक में से ज़्यादा आ रहा है, उसको आपको ज़्यादा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया लैंड एलिनेशन से आता है, बॉन्डेड लेबर से आता है, इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम से भी आता है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में इस बार आ गया जिसमें यूजुअली आता नहीं है, थ्योरीज में हमेशा आता है, मेलिनोस्की पूछ लेते हैं कभी और कभी ब्राउन पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, सो पेपर 1, पेपर 2, you try to make very short notes, very short and crisp notes if possible for all the topics in small booklets for the short notes, or maybe we can say micro notes. I think that will help you. What are the main topics? जैसे मैंने बता ही दिया, सिलेबस पढ़ना है उसके हिसाब से। जैसे एक मैंने बता दिया एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, बाकी आपका होमवर्क है, आप देखिए। डूज एंड डोंट्स, किसी एक टॉपिक में बह नहीं जाना है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे लेनी है ना? ऐसा नहीं है कि आपको यार थ्योरीज पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप दिन भर वही पढ़ते रह रहे हैं, मार्क्स वो इतना ज़्यादा उससे आएगा नहीं। तो यू नीड टू बी रैशनल, ठीक है? डोंट डू दिस। डूज, मेक नोट्स, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, complete revision again and again and again, especially memorize the theories, the books, the concepts, the tribes. फॉर एग्जाम्पल ब्राउन कहाँ पे गया, रिवर्स ने कहाँ टोडाज में काम किया, क्वाक्यूटल में फ्रांस बोआज गया, मार्गरेट मीड ने कहाँ काम किया। And trust me, you will try to, when you try to link these things to your own society, Indian society and system, you will see so much of similarities. You will see that these theories have been able to explain बहुत अच्छे से इंडिया में जो चल रहा है। So like that. तो डोंट्स में आपको क्या करना है भाई? ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखनी है, बहुत ज़्यादा मत लिखिए। अगर आप 15 भी टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट लिख ले रहे हैं, स्पेशली सेक्शनल और फुल लेंथ, दैट इज़ इनफ। आपको उसके साथ क्या करना है डोंट्स में? जैसे मैंने टेस्ट सीरीज़ का आपको बता ही दिया, भावुक नहीं हो जाना, इमोशनल नहीं हो जाना किसी एक टॉपिक के लिए। नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, उनको छोड़ नहीं देना है, एक बार रिवाइज करके नो, डोंट लीव दैट। सो ये दीज आर सम ऑफ द डोंट्स। डूज में क्या करना है? आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, एन नंबर ऑफ रिविजन्स, एंड डू ग्रुप डिस्कशन। इफ़ यू हैव समवन फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, यू डिस्कस विद देम, ये टॉपिक भाई कैसे बढ़ा, मुझे समझा दे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प मी स्कोर these 270 plus marks or 275 plus marks in anthropology, and I think these will help you also. Last topic for today, last minute tricks, last minute tips and tricks. भाई लास्ट मिनट में तो यही मैंने बताया, जो माइक्रो नोट्स आप बनाओगे उनको रिवाइज करना है। जो पेपर 1 और पेपर 2 में 2 घंटे का डिफरेंस होता है उसको यूज़ करिए आप, कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा रहेगा। यूटिलाइज़ करिए लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स को, एंड अल्टीमेटली आई एम श्योर दैट यू विल क्लियर दिस एग्जाम। अपने पे यकीन रखना है, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू हैव स्टडीड सो मच। वहाँ पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में विच यू नॉट एबल टू आंसर, डरने का नहीं है बड़ू, क्या करने का? जो पढ़ा है उसको रिकॉल करने का। फॉर एग्जाम्पल मेरे को याद है नतूफियन कल्चर का क्वेश्चन आया था, वो मैंने थोड़ा सा इस बुक में पासिंग रेफरेंस था। अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर ये बुक पढ़िएगा, सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी। इसमें नतूफियन कल्चर का था। मुझे बस इतना याद था कि न्यूलिथिक कल्चर और हंटर गैदरर्स हैं। बाकी बस फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ में आंसर राइटिंग में जो प्रैक्टिस करी ना, डायग्राम बना दो, ये बता दो कौन सी स्पीशीज़ मिल रही थी, कैसे वो खाना लेते थे, फायर था या नहीं, इससे मैंने आंसर लिख लिया आराम से। सिमिलरली के सिंह के बारे में मुझे एक चीज़ याद थी, बट ही वॉज द हेड ऑफ पीपल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उतनी सी चीज़ मैंने करके पीपल सर्वे ऑफ इंडिया से थोड़ा थोड़ा कि भाई IAS ऑफिसर था, इतना ज़्यादा ट्राइब्स को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, एंड दीज थिंग्स आई बिलीव 10 में से 2 नंबर तो 3 नंबर तो मिल गए होंगे जिसमें 0 मिलता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना, आप पे यकीन रखना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी रिवीजन करते टाइम। एंड लेटर ऑन आई विल मेक मोर होपफुली वीडियोज़ एक्सप्लेनिंग मोर एंड मोर अबाउट दीज थिंग्स which you can access on the special classes on the Unacademy platform. Let's go to the next slide. Yes, so I will be doing that. That is free. My code is, Faizan. I'll write it down once again. Sorry, FAIZAN, and you can access all these free videos, which hopefully I will be soon making for you. And till then, thank you, goodbye, all the best for prelims, mains, whoever is writing which exam. Come on, I give you my best wishes. Let's crack it. Thank you.